पार्टी सिंह। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कल यानी 31 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि उनकी ये मुलाकात 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी का एक तीसरा मोर्चा बनाने के संबंध में हुई है। बीजेपी से अलग होकर एक बार फिर बिहार की सत्ता पर काबिज होने के बाद ऐसा पहली बार था जब केसीआर और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई हो। हालांकि के चंद्रशेखर राव का बिहार दौरे का प्लान बहुत पहले का था। वो देश भर में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस फ्रंट तैयार करने की कोशिश में है और इस संबंध में देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले वर्तमान उप मुख्यमंत्री जब विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने तीसरे मोर्चे के लिहाज से ही केसीआर से मुलाकात की थी। तब ये माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव तीसरे मोर्चे को लेकर तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करना चाह रहे हैं। केसीआर का पटना आना तेजस्वी यादव की उसी पहल की सफलता भी माना जा रहा है। लगातार केसीआर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोहा लेने की कोशिश में लगे हैं। क्षेत्रीय जो दल हैं तमाम, उनका ये मानना है कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में लगभग 225 लोकसभा सीटें हैं। अगर वो इन सीटों पर कॉमन एजेंडा बनाकर लड़ेंगे तो 2024 में सत्ता की चाबी उनके साथ हो सकती है। लगभग 20 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां इसी पर नजर गड़ाए हुए हैं। ऐसे में गैर एनडीए दल एकजुट हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, बिहार से नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, तेलंगाना से के चंद्रशेखर राव सहित वाम दलों के नेता भी तीसरे मोर्चे की वकालत कर रहे हैं। क्या केसीआर और नीतीश कुमार की मुलाकात इसी कवायद में पहला कदम माना जाए? क्या ये एक बार फिर तीसरे मोर्चे यानी थर्ड फ्रंट की कोशिश है? क्या हम माने कि थर्ड फ्रंट का जो एजेंडा है वो इस बार रह सकता है और इस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ा जाए तो कितनी कामयाबी मिलती हमें दिख रही है थर्ड फ्रंट को लेकर? किसे होगा इसका नफा और किसे होगा कितना नुकसान? तमाम ऐसे पहलू हैं जो राजनीतिक नजरिए से समझने की जरूरत है और इन्हीं पर आज हम बात करेंगे मुद्दा आपका में। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गणपति सुब्रमण्यम भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। गणपति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ भाषा के संपादक निर्मल पाठक भी स्टूडियो में मौजूद है। निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। गणपति जी, पहले शुरुआत आपसे, जो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स है वो तमाम समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये बताइए कि 2019 के आम चुनाव से पहले भी हमने देखा कि के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि लोग भारत में बदलाव चाहते हैं, मैं समान विचारधारा वाले लोगों की बात कर रहा हूं और अगर जरूरी हो तो मैं आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। सबसे नए राज्यों में से एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस बार भी लगातार कोशिश में है कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस पार्टी साथ आए। 2023 में चुनाव भी होने हैं। केसीआर एक तरह से देखें तो क्या सोच रहे हैं? केसीआर, आपको याद होगा, एक टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती में थे। अब वो काफ़ी नाराज हैं, तो इसलिए किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। अब एक तरफ कांग्रेस का जो नेतृत्व है उस पर कई सारा रीजनल पार्टीज़ को कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे आपने बताया, ये लोग सोचते हैं कि कांग्रेस कहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, तो इसलिए हमें लीड लेना चाहिए, हम आगे बढ़ेंगे और बीजेपी को हराने के लिए पूरा विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ममता बनर्जी भी है, शरद पवार भी है और कई लोग हैं। तो इसमें इनिशिएटिव लेके सबसे आगे अभी पहुंच रहे हैं चंद्रशेखर राव, इसलिए कि एक हैदराबाद में एक चर्चा है कि चंद्रशेखर राव जब से तेलंगाना स्टेट बनी है तब से वो चीफ मिनिस्टर हैं। अब उनका नंबर 2 है, उनका राइट हैंड है उनका बेटा केटी रामाराव। अब वो स्टेट जो है केटी रामाराव के हाथ में छोड़ के ये नेशनल लेवल पे अपना पार्टी का एक जगह बनाएं और अपोजिशन यूनिटी का ये कोशिश करें। तो इस कोशिश में अभी वो पूरे एकदम लगे हुए हैं। तमिलनाडु भी गए थे, एमके स्टालिन से भी मिले थे, अभी नीतीश कुमार वाला चर्चा तो आपने बताया है। तो साउथ इंडिया में एक स्पेस है, जैसा आपने बताया कि तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है, केरला है, सब जगह जो है अपोजिशन पार्टीज रूल कर रहे हैं। एक छोटा सा पांडिचेरी है और एक कर्नाटका में अभी भाजपा का सरकार बन गई है। तो ये दोनों जगह छोड़ के, लेकिन केसीआर क्या ये कर पाएंगे? सबसे पहले तो उनका पार्टी का लोकसभा में सिर्फ 9 लोकसभा मेंबर है, एमपी तो इतने ही हैं। और नीतीश कुमार का भी देखेंगे ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, 16 हैं, बट चंद्रशेखर राव से तो काफ़ी ज़्यादा है। पर ये कोशिश ये है कि अभी एक वैक्यूम है, कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं दिख रही है, तो इसलिए कौन लीड लेगा? ममता बनर्जी लीड लेगी तो ममता बनर्जी का जो है इम्पोर्टेंस मिलेगा, चंद्रशेखर राव आगे बढ़ेंगे तो उनको इम्पोर्टेंस मिलेगा। स्टालिन जैसे लोग भी हैं
तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर है, उनके पास 24 लोकसभा एमपी हैं और इससे ज़्यादा भी अगले इलेक्शन में जीतने की कोशिश में है वो। इसलिए अब ये प्रिलिमिनरी स्टेज में है, काफ़ी शुरुआत है, अभी 2024 के लिए काफ़ी दूर है। तो ये एक कोशिश है और बाकी कोशिशों में ये भी शामिल हो रहा है। तो इसका सक्सेस क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो आगे आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक। अब अवधेश जी बताइए, नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं? 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ, तेजस्वी यादव का कद कहीं ना कहीं हम और उभरता और बड़ा होता देख रहे हैं। जब भी तीसरे मोर्चे की बात होती है तो एक बड़े चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार का नाम भी सामने आता है। उनके मन में फिलहाल क्या चल रहा है? आपके प्रश्न के अलग अलग पहलू हैं। देखिए, नीतीश कुमार जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, 2010 से उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला शुरू किया था, क्योंकि उनके दोस्तों ने बताया था कि अगर नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं तो जो यूपीए सरकार की अभी नाकामियां हैं और उसकी अलोकप्रियता है, उसमें सेकुलर चेहरा के रूप में आप देश में खड़े हो सकते हैं। आपके पास सुशासन की एक ताकत है और आप उसके आधार पर देश में नेतृत्व आपके हाथों आ सकती है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन 2014 में जो स्थिति हुई, क्योंकि देश की बाकी पार्टियों ने उनको महत्व नहीं दिया, अपने से तो वो खड़े हो गए थे। फिर मेरा अपना मानना है कि उनके सब कॉन्शस में ये भाव बना रहा है कि एक न एक बार हमको देश का प्रधानमंत्री न भी बने तो जो विपक्षी खेमे है उसके लीडरशिप के तौर पर हम उभर के और फिर भाजपा और नरेंद्र मोदी को चुनौती दें। क्योंकि जब वो अलग हटे हैं तो उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने आपका देश स्वागत करने को तैयार है, कई ऐसी टिप्पणियां उनके नेताओं की ओर से आई है और अभी उन्होंने कहा ही है कि हम विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो उनके मन में यह चल रहा है और कहां से आया है मुझे नहीं अंदाजा है कि शायद 2024 आते आते नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वैसी नहीं रहेगी। उन्होंने जिस दिन तेजस्वी के साथ वो शपथ लिया, उन्होंने कहा कि ये न सोचिए कि जो 2014 में आए वो 2024 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो उनके मन में यही भाव चल रहा है। प्रधानमंत्री बनेंगे ये तो शायद नहीं होगा, लेकिन एक बार विपक्ष के नेता के रूप में तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में या नेता के रूप में मैं प्रोजेक्ट किया जाऊं, ये भाव उनके अंदर जरूर होगा। जो दूसरी बात आपका आता है कि जब जब होती है चर्चा चलती है, चर्चा कहां चलती है? कभी मैंने किसी पार्टी से नहीं सुना है, कभी ना तो ममता बनर्जी ने, विपक्ष के नेता है, कांग्रेस ने कभी नाम नहीं लिया, शरद पवार ने नहीं लिया, किसी ने कभी नाम नहीं लिया है। उनके लोग ही उनको प्रोजेक्ट करते हैं। भारतीय राजनीति की जो वर्तमान अंतर्धारा है उसमें कोई भी नेता दूसरे को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि सबको लगता है कि हमारी पार्टी की इतने सीटें अगर आएंगी तो हो सकता है कि विपक्षी खेमे का मैं उम्मीदवार बन जाऊं। नेताओं का एक वर्ग है जो प्रैक्टिकल है, जो जानता है कि किसी भी परिस्थिति में अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हम चुनौती देकर लोकसभा में 2024 तक पराजित करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो ज्यादा उछल कूद नहीं करते हैं। तो देश का सिचुएशन ये है। जो तीसरा अभी हम देख रहे हैं टीआरएस के बारे में, तो एक तो बहाना था कि गलवान में तेलंगाना का एक शहीद हुआ था, उसके आधार पर, लेकिन यह है कि कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाहें चलता ही है राजनीति में, तो वो आए थे। लेकिन ऐसा कोई वहां से, क्योंकि वहां अभी हम लोगों ने छानबीन की है कि वो तो क्षत्रिय जाति से है, बिहार में ये फैल गया कुछ लोगों को कि ये राव जो है हरियाणा की तरह यादव जाति से है, तो इस कारण से आरजेडी के लोगों में प्रसन्नता थी, लेकिन ये वहां हुआ नहीं है कि यहाँ है। इस समय की परिस्थिति जो है वो भारतीय, जो जैसे कांग्रेस का एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति में एकल वर्चस्व था, लगभग इस समय भारतीय राजनीति में अभी तक सेंट्रल पॉलिटिक्स में, केंद्रीय राज्यों में, राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भाजपा के एकल वर्चस्व का समय है। थोड़े बहुत राज्य में चुनौतियां मिल सकती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा गठजोड़ उभर जाए, बन जाए और वो चुनौती दे दे और किसी एक को लीडर बना दिया जाए, वो इस समय बिल्कुल संभावना एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के तौर पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। जैसा इन्होंने कहा, अब ज्यादा समय नहीं है, हालांकि आप बता रहे हैं 1.5 वर्ष से लोकसभा के कम समय है चुनाव के। अब लोकसभा की चुनाव की शुरुआत के बिगुल लगभग बज गया, लोगों ने नीतियां शुरू कर दी है। जी निर्मल जी, आपकी समझ क्या कह रही है? इतना डेमोक्रेसी, जब हम भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं, इतना डाइवर्स है। हम जानते हैं कि तमाम, अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो कम से कम 18 जो क्षेत्रीय दल हैं जिनके नाम हम लगातार सुनते हैं,
आम चुनाव तो होते ही हैं, हम राज्यों में भी लगातार चुनाव देखते हैं, सबके अपने अपने हित हैं। जैसे कहा कि एक चेहरे पर सहमति बनना सबसे बड़ा प्रश्न होगा, क्योंकि हालिया चुनाव के बाद हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री की जितनी बड़े स्तर पर रही है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सारी जो चर्चा है वो सिमट जाती है एक चेहरे के ऊपर आकर, और ये पहला मूल प्रश्न है जो थर्ड फ्रंट की कवायद अगर आगे होती है तो उसे दूर करना होगा, उसे समझना होगा, साफ करना होगा। जी देखिए, राजनीति में वैसे तो 2 दिन का समय भी बहुत ज़्यादा होता है किसी भी। अभी 20 महीने बाकी हैं अगले चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए। तो आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी कोई नहीं कह सकता उसमें। पर आज की स्थिति में तो ये जो तीसरे मोर्चे की जो बात हो रही है, इसमें मुझे एक विरोधाभास भी दिखता है। देखिए, एक तरफ बात हो रही है कि एक नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक संयुक्त विपक्ष बने, विपक्ष एक इकट्ठा हो। तो विपक्ष अगर इकट्ठा हो रहा है तो सारी जितनी नॉन एनडीए पार्टीज़ हैं वो सब इकट्ठा होंगी, तभी वो एक संयुक्त विपक्ष होगा। और उसके साथ साथ अगर एक तीसरा मोर्चा भी बन रहा है तो फिर वो ये तो आपस में एक विरोधाभास वाली बात हुई कि आप 3 अगर लड़ते हैं, उसमें 2 मोर्चे अगर लड़ रहे हैं, एक तो विपक्ष का संयुक्त और तीसरा मोर्चा वो पता नहीं किसका बनेगा। इसलिए अभी ये चीज़ें बहुत मेरे ख्याल से जल्दी है। जो लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले ये सारी चीज़ें मुझे लगता है उन पे काम होगा। और दूसरा जो इशू है उसमें कि उसको लीड कौन करेगा। अभी कोई भी पार्टी, कोई भी रीजनल पार्टी है, वो किसी दूसरी पार्टी के नेता को क्यों अपना नेता मानेगी, उसको क्यों मतलब तेलंगाना के अगर चंद्रशेखर राव हैं, उनको इवन नीतीश कुमार से, वो नीतीश कुमार जी से मिले हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जनता दल यू भी उनको क्यों अपना नेता मानेगी, या टीआरएस क्यों नीतीश कुमार को अपना नेता मानेगी अभी से। ये और मुझे लगता है कि चुनाव होने तक भी जो पिछला रिकॉर्ड रहा है अपोजिशन का, भारतीय राजनीतिक दलों का, वो लास्ट तक इस पे कोई सहमति नहीं बनने वाली है। हम देख रहे हैं थर्ड फ्रंट की बात पिछले करीब 30 साल से ज्यादा समय से 8वीं-9वीं बार हो रही है शायद। बिल्कुल, देखिए क्या यही मूल प्रश्न तीसरा मोर्चा एक तो बहुत बदनाम हो गया है, और मुझे लगता है कि अगर ये तीसरे मोर्चे के नाम पे फिर से जाएंगे, नरेंद्र मोदी के सामने अगर तीसरा मोर्चा बना के या जो भी उसका नाम दे दें, तो वो लोगों में उसको लेके कोई अब किसी तरह की सिंपैथी नहीं है। जो जिस तरह से पिछले चुनावों का आप अगर देखेंगे रिकॉर्ड, उसमें तो एक बार सफल हो गई, एक प्रयोग एक ही बार में चलता है, नया आपको करते रहना पड़ता है कुछ ना कुछ, और राजनीति उससे अलग नहीं है। तो इनको नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए भी इनको कुछ ना कुछ नया उस बारे में सोचना पड़ेगा, जो अभी तक नहीं दिख रहा है वो चीज़। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिनकी भी वो आ रही हैं, जो सुझाव आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि हमको एक संयुक्त मोर्चा, एक संयुक्त विपक्ष बनाना चाहिए। संयुक्त विपक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ना चाहिए। पर संयुक्त विपक्ष कैसे होगा जब इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग लड़ रहे हैं सामने, मतलब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस अभी किसी, चाहे उसकी जैसी हालत हो, लेकिन अभी भी वो सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन में। उस पूरे देश में उसका अपना नेटवर्क है, उसके वोट भले ही कम हो गए हों, लेकिन उसकी सिंपैथी, उसके शुभचिंतक, उसकी सहानुभूति, उसके वर्कर हर जगह, हर स्टेट में हैं, बाकी और रीजनल पार्टीज़ के कंपैरिजन में। तो वो अपना जो क्लेम है वो रीजनल पार्टीज़ के लिए ऐसे ही छोड़ देगी क्या? तो ये चीज़ें अभी मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव आने के 6 महीने पहले तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। उस समय फिर ये चीज़ें तय होंगी कि सबको इकट्ठे होके जाना है या सब अलग अलग लड़ें। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम एक होकर लड़ रहे हैं, तो उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने के पूरे चांस हैं। बिल्कुल, वो भी समझूंगी मैं कि किस तरह का नफा नुकसान सब अलग अलग लड़ते हैं तो उसका फायदा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें अभी अपोजिशन को तय करनी होंगी, अपनी रणनीति किस तरह से वो बनाएंगे। जी गणपति जी, क्या जनता की बात की जाए वो भी सिमिलरली ऐसा ही सोचती है, स्टेट बाउंड्री से अलग हटकर इस मुद्दे पर कि देश में एक नेतृत्व हो, वहाँ चेहरा कौन हो प्रधानमंत्री के पद पर, और ख़ासतौर से दक्षिण राज्यों की अगर मैं बात करूं, बहुत परिपक्व हमारा हालांकि वोटर माना जाता है, लेकिन सोच क्या है जनता की इसमें? सही बात है। देश की कई हिस्सों में हम देखते हैं लोकसभा में एक तरह का वोटिंग होती है और विधानसभा इलेक्शन में दूसरी तरह का वोट होती है। 24 में एक खास बात है, 24 में तो भारतीय जनता पार्टी के पास प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को मतलब नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, सबको पता है। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी नाम नहीं है।
राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी का नेता बनेंगे कि नहीं वही नहीं पता, फिर वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेंगे कि नहीं कैसे पता लगेगा। तो एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ शरद पवार, केसीआर, नीतीश कुमार, इस तरह का बहुत सारा कैंडिडेट हैं दूसरी तरफ, लेकिन कौन क्या करेगा। तो तेलंगाना में आप देखेंगे कांग्रेस और टीआरएस लड़ते हैं वहाँ पे, बीजेपी भी है वहाँ पे, और केरला में कांग्रेस और लेफ्ट लड़ते हैं, और वेस्ट बंगाल में लेफ्ट और ममता बनर्जी लड़ते हैं। तो ये सारे लोग इकट्ठे कैसे होंगे। और जो मेन स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसमें तो कोई भी अपोजिशन का है ही नहीं। तो इस तरह का जो माहौल है अभी, तो ये काफ़ी भारतीय जनता की फ्लेवर में है। अब आम आदमी पार्टी, अभी एक नया प्लेयर आया, तो वो कह रहे हैं कि भाई हाँ केजरीवाल साहब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। वो पहले गए थे वाराणसी में इलेक्शन लड़ने, हार गए, फिर अब दोबारा जो है वो पंजाब में जीतने के बाद रूप बदल गया उनका, तो वो गुजरात में भी जाके लड़ेंगे, हिमाचल में भी लड़ेंगे। मेरा मानना ये है कि जब 24 का इलेक्शन होगा उस टाइम तक कोई कोalition बनेगा नहीं, सब अपना अपना जगह पे लड़ेंगे। ममता बनर्जी क्यों किसी को, कांग्रेस को या लेफ्ट को कोई जगह देगी वेस्ट बंगाल में, और लेफ्ट जो है केरला में क्यों किसी को जगह देगी। वो आपस में लड़ते रहेंगे। ये कोशिश करेंगे कि पोस्ट पोल अलायंस बनाने की, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होगा, बहुत मुश्किल काम होगा। जैसे निर्मल जी ने बताया, कोई एक आदमी सोचेगा कि दूसरे इसको क्यों मैं नेता मानूं, मैं उससे बड़ा हूं, तो मेरा एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। हर कोई देवगौड़ा तो बन नहीं सकता ना। तो इसलिए अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो बीजेपी का एडवांटेजेस पोजीशन को देख के इन लोगों का कोalition बनना और भी मुश्किल है। ठीक है, अगर हम अवधेश जी बीजेपी के या मैं कहूँ एनडीए के नज़रिए से और साथ ही कांग्रेस के नज़रिए से भी समझें, तो क्या बायपोलर लड़ाई, दो ध्रुवीय जो संघर्ष है वो ज़्यादा फायदे में है, या इस तरह से हम माने कि अलग अलग फ्रंट्स रहें तो वो उन्हें ज़्यादा नफ़ा या नुकसान देंगे? क्या नज़रिया क्या कहता है आपका? देखिए, राजनीतिक आकलन के लिए हमको सबसे पहले तो राजनीतिक परिस्थितियां देखनी पड़ती है कि संपूर्ण देश को अगर हम एक इकाई मानते हैं जो कि है, तो इस समय की राजनीति की अंतर्धारा, अंडर करंट क्या है, लोगों की आकांक्षाएं क्या है, अपेक्षा क्या है राजनीति से, और इस प्रकार से लोगों का सामूहिक मनोविज्ञान यानी कलेक्टिव साइकोलॉजी, सोच क्या है इस समय लीडरशिप को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, देश को लेकर के, ये सारी परिस्थितियां जो है, ये सारे फैक्टर काम करते हैं उसमें। कि इस समय मैं पहले उदाहरण के लिए बताऊंगा कि जो थर्ड फ्रंट की आप बात करें या विपक्षी एकता की, तो एक तो 77 में जनता पार्टी, 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में, और फिर 2004 में एक यूपीए बनी थी जिसमें कांग्रेस को लीडरशिप मिली थी। 1977 में इंदिरा गांधी के आपातकाल के विरुद्ध देश में एक पूरा वातावरण था, आंदोलन हुआ था, विपक्ष के नेता जेल गए थे, और फिर 4 पार्टियां मिलकर के जनता पार्टी बनाई थी। तब भी 295 सीटें उसको आई थी। एक मतलब अभूतपूर्व परिस्थिति थी विपक्ष की अनुकूलता का। 1989 में राजीव गांधी के समय बोफोर्स से लेकर के कई भ्रष्टाचार थे, एक तरफ अयोध्या मूवमेंट शुरू हो गया था, उन सब का प्रभाव था। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह विद्रोह करके निकले, लेकिन अधिकतम 141 सीटें मिली। उस समय भी जो सरकार बनी थी वो भाजपा और वाम मोर्चा के बाहर से समर्थन से बनी थी। 11 महीने में सरकार गिर गई। चंद्रशेखर जी की सरकार बाद में कांग्रेस के समर्थन से बनी और 90 दिन में सरकार गिर गई थी। और जो तीसरा था, उस समय की परिस्थितियां थी कि अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी जो सरकार थी उसमें परिवार के अंदर ही उसका विद्रोह था जगह जगह। जनता में असंतोष कितना था वो अलग बात है, परिवार के अंदर ही विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ सड़कों पर उतरती थी और उस परिस्थितियों का लाभ मिला। और उस समय वाम मोर्चा को 55 सीटें अपने इतिहास में सबसे ज्यादा मिला और एक बन गया था। उस प्रकार की क्या परिस्थिति इस समय भाजपा और नरेंद्र मोदी को लेकर है? इसका उत्तर है कि नहीं है। राज्य के कुछ स्तरों पर लोगों की इस समय आकांक्षा क्या है? देखिए, कई परिस्थितियां हैं जिसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। इस समय जिस प्रकार से ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के जगह जगह मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किया है, हिंसा किया है, आक्रामकता किया है, उसके कारण भी लोगों के अंदर एक जो गैर मुस्लिम समाज है उसके अंदर एक भाव है कि क्या हो रहा है। अभी एक लड़की झारखंड में मारी गई है, दिल्ली में मारी गई है, तो ये सारे इश्यूज लोगों के मन में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा असंतोष भी हो तो लास्ट में जो गैर मुस्लिम समाज है वो ये सोचता है कि भैया क्या करें। जैसे यूपी में भाजपा की सरकार को लेकर असंतोष थे, लेकिन लास्ट में लोगों के अंदर लगा कि ये क्या हो जाएगा, लोगों ने उसको जिताया है।
तो इस समय अगर जो परिस्थिति आप बता रही हैं कि एक तो राष्ट्रीय स्तर पर जो नरेंद्र मोदी और इस सरकार को लेकर के जो सोच होती है वो काम करता है, वो तो राष्ट्रीय, लेकिन राज्यों में भी ये सब काम करते हैं। जैसे कई राज्यों में राज्य के स्तर पर राज्य के पार्टियों को लोग वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन नेशनल इलेक्शन में लोग सोचते हैं कि नहीं, हमको मोदी को देना है। और बिहार का सिचुएशन है इस समय। और जो तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा निर्मल जी बता रहे थे कि वाकई अगर ये सब एकजुट हो जाते हैं तो भाजपा के लिए तो मैं समझता हूं ज्यादा ही आसान हो जाएगा। उसको ले आके भैया ये सब देखो, और बोलेंगे कि हमको हराने के लिए सब एकजुट हुए हैं। क्या ये उन परिस्थितियों का मुकाबला कर पाएंगे जो सड़कों पर नारे लग रहे हैं सरतन से जुदा का? एक बड़ा सवाल उस समय उठेगा। आप माने न माने, बड़ा मुद्दा होने वाला है 2024 के चुनाव में सरतन से जुदा। भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ी सी कमजोर दिख रही है तो इस नाते कि वो नुपुर शर्मा और टी राजा सिंह के मामले को जिस ढंग से हैंडल करना चाहिए था उसमें थोड़ा नहीं किया है। इस कारण उसके कार्यकर्ता थोड़ा सहमे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोनों परिस्थितियां बता रही है कि इस समय देश का मनोविज्ञान, स्टेट का मनोविज्ञान, एंटी बीजेपी कुछ पार्टियों के समर्थकों के लिए तो हो सकता है, आम जनता के लिए वो वातावरण नहीं है। ठीक है निर्मल जी, ऐसे में आत्म मंथन के पॉइंट्स तीसरे मोर्चे के लिए क्या हैं, ताकि वो ये ना दिखे कि अवसरवादी मोर्चा है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के खिलाफ लड़ाई है। ऐसे में मूल्यों, विचारों को आगे कैसे रखा जाए जनता के बीच में, क्या करना हो? देखिए, अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई भी एक लीडर इस तरह का नहीं है विपक्ष के पास जो वोटर को या पब्लिक को कन्विंस कर सके, जो उन्हें समझा सके कि वो क्यों नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या क्या मामले हैं। वो बोलते ज़रूर हैं, लेकिन बोलना एक अलग बात है और पब्लिक को समझाना, पब्लिक को उस पर कन्विंस करना, वो एक अलग मुद्दा है। एक खाली ये कांग्रेस के संदर्भ में अगर आप लें तो सुबह एक ट्वीट करने से नहीं होता है कि पब्लिक ने आपकी बात मान ली। आप उस ट्वीट को एक्सप्लेन करने के लिए या उस ट्वीट को आप जनता के बीच में ले जाने के लिए और क्या कर रहे हैं, वो कहीं एक्सरसाइज उसमें विपक्ष की तरफ से दिखती नहीं है। और न कोई नेता ऐसा है जो सबसे ज़्यादा संभावना अभी इसमें दिख रही है, और इसीलिए उनका नाम भी, जैसे ही उन्होंने एनडीए को छोड़ा और आरजेडी के साथ वहाँ सरकार बनाई है नीतीश कुमार ने, इसीलिए उनका नाम बार बार लिया जा रहा है कि नीतीश कुमार, उनका 8वीं बार वो मुख्यमंत्री बने, 16-17 साल का उनका चीफ मिनिस्टर का कैरियर हो गया और केंद्र में वो मंत्री रह चुके हैं। राजनीति का अनुभव उनका काफ़ी ज़्यादा है और हिंदी और ख़ास करके स्पष्ट हिंदी बोलने वाले जो अभी नेता उस तरह के नहीं हैं, अगर आप नरेंद्र मोदी जी से उनकी तुलना करें तो उसमें वो थोड़ा बहुत नीतीश कुमार फिट होते हैं। और इसीलिए एकदम से जैसे ही उन्होंने एनडीए को छोड़ा तो वो उनके नाम की चर्चा शुरू हो गई। जो अवधेश जी कह रहे थे कि किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया है, उनकी पार्टी और आरजेडी के अलावा अभी किसी ने भी नहीं कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं 2024 पर, क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत संभावना ये दिखती है ऐसी। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये है कि कोई एक लीडर तो आए ऐसा जो नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सके 2024 में। तो जरा सा संभावना उनको दिखी नीतीश कुमार में, तो नीतीश कुमार का नाम की चर्चा शुरू हो गई। पर वो खाली नीतीश कुमार के अकेले अपने दम पे तो वो नहीं वो कर सकते हैं। उनका बिहार राज्य या मुझे नहीं लगता कि बिहार के बाहर वो कितना परिणाम दिला पाएंगे। यही हर स्टेट की स्थिति है, चाहे चंद्रशेखर राव हों या ममता बनर्जी हों या स्टालिन हों। तो इन लोगों को अपने अपने स्टेट में जो एक अल्टीमेट सॉल्यूशन दिखता है वो ये कि ये अपने अपने स्टेट में अच्छा परफॉर्म करें और किसी भी तरह से एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग जो दूसरी और पार्टीज़ हैं उनके साथ बने, जो विपक्ष की दूसरी पार्टीज़ हैं। और जो जैसे कि मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले किसी एक नेता के नाम पे फैसला हो पाएगा इनमें, तो वो चीज़ें होंगी चुनाव के बाद ही, अगर रिजल्ट उस तरह के आते हैं तो। पर देखिए, विपक्ष की जगह ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी से सारे ही लोग खुश हैं, नाराज भी हैं बहुत सारे लोग। तो उसमें लेकिन उसको किस तरह से विपक्ष के लोग अपने पक्ष में भुना पाते हैं, उसमें अभी तक विपक्ष के बजाय जो भारतीय जनता पार्टी है उसका रिकॉर्ड बहुत बेहतर रहा है। उन्होंने जो नाराज़ी है उसको भी अपने पक्ष में भुनाने में उनको कामयाबी मिली है। पिछला चुनाव उसका उदाहरण है। तो आगे के चुनाव में भी यही एक मैटर करेगा कि विपक्ष जो भी नाराज़ी वाले मुद्दे हैं उन पे किस तरह से आगे काम करता है।
और एक अपोजिशन का यूनिटी तो बहुत मुश्किल लगती है। पोस्ट पोल अगर रिजल्ट उनके फेवर में आते हैं तो उस समय फिर देखिए देवेगौड़ा जी तो कोई भी हो सकते हैं। देवेगौड़ा जी भी कोई पहले नेता नहीं बने थे और बाद में उनको नेता बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि उनके पास सपोर्ट कम था और किसी को भी उनसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे कोई भी बन सकता है उसके चुनाव के बाद में। ठीक है, पर सब कुछ डिपेंड करेगा कि चुनाव में आप कैसे जाते हैं और अंततः परिणाम क्या होता है। बिल्कुल। गणपति जी, बहुत छोटा सा कमेंट, समय अब नहीं है। कांग्रेस का क्या स्टैंड होना चाहिए, उसके लिए क्या सही है क्या गलत, इस जो परिस्थितियां अभी हैं? मेन तो कांग्रेस का लीडरशिप क्वेश्चनेबल हो गया है, तो कांग्रेस को ऐसी कदम उठानी चाहिए कि अकेले ही हम लड़ेंगे बीजेपी से, अगर कोई आए ना आए तभी वो अपोजिशन का लीडरशिप ले सकते हैं। अभी बहुत ज़रूरी है ये देखना, गुजरात और हिमाचल का इलेक्शन अभी इस साल, अगले साल में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो ये एक तो सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश का हो चुका है, तो अब ये आगे वाला जो मैचेस हैं इसमें किसका क्या फॉर्म है वो पता लग जाएगा। और अयोध्या का मंदिर का उद्घाटन भी कह रहे हैं कि भाई 24 से पहले हो जाएगा। इन सब चीज़ों का काफ़ी इम्पैक्ट होगा। इसमें कांग्रेस जो है कितना बोल्डली स्टेप लेता है उस पर उसका डिपेंड करेगा कि उसको लीडरशिप एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ आप तीनों मेहमानों का, गणपति जी आपका, अवधेश जी आपका, निर्मल पाठक जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो तीसरा मोर्चा बनाने की जो नूरा पुष्टि है वो हिंदुस्तान की, देश की सियासत में पिछले करीब 30 साल से ज़्यादा समय से चल रही है, लेकिन इस कवायद में लगे नेताओं की कहीं ना कहीं मैं भी प्रधानमंत्री बनने वाली जो हसरत है वो इसे एक ठोस शक्ल अख्तियार करने नहीं दे रही है। बावजूद इसके देश के सामने लगभग 8वीं बार तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट एक बार फिर से शुरू है। देखना होगा कि लगातार हर चुनाव के बाद और मजबूत होती बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत के बीच क्या इस बार तीसरे मोर्चे का सपना साकार हो पाएगा। इसी के साथ मुद्दा आपका मैं फिलहाल